नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता की खबर से, जहां भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला। ये जो मार्च था वो सचिवालय की ओर बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। मार्च में शामिल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा समेत कई लोगों को पुलिस ने हुगली के दूसरे पुल के पास हिरासत में ले लिया। ममता सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी भी फूंक डाली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी नेता अभिजीत दत्ता ने कहा कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। इसके अलावा बालपुर रेलवे स्टेशन में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर आई। हिरासत में लिए जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उत्तर कोरिया बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए उत्तर कोरिया की तरह पश्चिम बंगाल में तानाशाही चल रही है। राज्य के अलग अलग शहरों से भी कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास तक बैरिकेड लगा दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव भी हुआ। बीजेपी के इस मार्च को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। और पुलिस की गाड़ी को जिस जगह पर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया, उस जगह का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। आपको दिखाते हैं उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त कोलकाता के बड़ा बाजार इलाका में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस के गाड़ी को पूरी तरीके से जलाया गया है। ये इन तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कैसे पुलिस की जो गाड़ी है पूरी तरीके से जला गया है। जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा ये काम किया गया। ऐसे यहाँ के जो लोकल है, जो आई विटनेस है, वो बता रहा है। आप देख सकते हैं टायर से, गाड़ी से अभी भी धुआं निकल रहे हैं यहाँ से और ये जलाया गया है। हमारे साथ एक आई विटनेस है जो यहाँ पे देख। क्या हुआ भाई साहब, आपका नाम बताइए और क्या हुआ बताइए। सर, मैं संजय शर्मा हूँ, मैं इस इलाके में काम करता हूँ और इस टाइम से जा रहा था हावड़ा ब्रिज से। इन लोग मिचिल सेंट्रल एवेन्यू के सर पूरे ग्रुप के रूप में जा रहे थे। उसमें से कुछ लोग राइट साइड में ट्राम लाइन में गाड़ी, पुलिस का गाड़ी देखा और उसमें ईंट पत्थर वगैरह से मार पीट चालू कर दिया और उसके बाद कोई इसमें आग भी लगा दिया धीरे से, चिंगारी टाइप से। और इस टाइप से पूरा यहाँ के माहौल को पूरा टेम्परामेंट कर दिया, पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया विद इन 30 मिनट बिफोर। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से ये बता रहे थे कौन जलाया गाड़ी। वो बीजेपी के समर्थक थे जिन्होंने जलाया। यस, बीजेपी झंडा वगैरह लेकर थे। बीजेपी का झंडा था उनके पास और उन्होंने आके ये गाड़ी जला दिया। ऐसे यहाँ के जो आई विटनेसेस है उनका कहना आप देख सकते हैं। गाड़ी पूरी तरीके से जल चुके हैं, अभी भी धुआं निकल रहे हैं। और मैं आपका ये तस्वीरें बड़ा बाजार इलाका से ला रहे हैं हम आपके लिए, एमजी रोड, जहाँ पे ये बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान ये गाड़ी जलाया गया है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर तेलंगाना के सिकंदराबाद से, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में भीषण आग लगी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। आग शोरूम में स्कूटर रिचार्ज करने के लिए बने यूनिट में लगी थी। इसकी चपेट में पहली और दूसरी मंजिल में रुके हुए लोग आए। घटना के वक्त लॉज में 25 लोग मौजूद थे, जिनमें से कुछ ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने सीढ़ियों के जरिए भी कई लोगों को निकाला। मृतकों में कुछ महिलाएं भी हैं। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। ज्यादातर मृतक दूसरे शहरों के हैं और अब आग पर काबू पा लिया गया है। सिकंदराबाद में बड़ी दुर्घटना। इस होटल में रहने वाले 25 में से 8 लोगों की मौत हो गई कल रात को, जब यहाँ पे आग लगी। आग इसलिए लगी कि इस होटल के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रखा गया है और उसके ऊपर एक शोरूम जैसा है, ऑटो एंड फाइनेंस कंसल्टेंट्स की शोरूम है, जिसके साथ ही साथ ये होटल भी बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बेसमेंट है वहाँ पर 40 ऐसे व्हीकल्स थे और बताया जा रहा है कि उसको चार्जिंग करने में शायद शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी वजह से
पूरी तरह से धुआं उड़ गया और स्टेयरकेस की तरफ से पूरा जो स्टेयरकेस है उसमें धुआं आ गया और उसकी वजह से लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाए और स्टेयरकेस के जरिए भी बाहर नहीं आ पाए। बताया जा रहा है कि अब एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस राजिंदर सिंह बग्गा जो इस शोरूम के ओनर हैं उनको एफआईआर में नेम कर दिया गया है और 11 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरा लोकेलिटी पड़ता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास और बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे थे सारे हैदराबाद से बाहर के लोग हैं और जिनकी मौत हुई है उनमें से 3 दिल्ली से हैं, 2 चेन्नई से हैं और एक आंध्र प्रदेश से भी है और एक आदमी जो 11 में से अस्पताल में है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ताजा तस्वीर सड़क हादसे में घायल एक शख्स की है जिसे अस्पताल एम्बुलेंस में नहीं बल्कि जेसीबी में लाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का ये उदाहरण है मध्य प्रदेश के कटनी का, जहां एक घायल को अस्पताल ले जाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना के बाद करीब आधा घंटा एम्बुलेंस का इंतजार किया और घायल शख्स की हालत गंभीर होती जा रही थी, जिसका वक्त पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी था। इसीलिए मजबूरी में लोगों को जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। और गुजरात विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपनों को लेकर तंज कस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में। सपनाओना व्यापार करवावाळाओने सफलता गुजरात में ना मिले। कौन है जो गुजरात में सपनों का व्यापार कर रहा है? कौन है जो गुजरात की जनता को सपने दिखा रहा है? वो कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पे भरोसा मत करो। जो भी आके कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा मत करना उसके ऊपर। ये सवाल इसलिए क्योंकि मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि गुजरात में सपनों का व्यापार करने वालों को सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। हूँ गुजरातनी जनता ने जानू छू, सपनाओना व्यापार करवावाळाओने सफलता गुजरात में ना मिले। गुजराती तो माणस ने ओळखे, काम ने ओळखे અને માણસને ને કામને ઓળખે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે જ રહે। ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત છે। આવનારા ઇલેક્શનની અંદર પ્રચંડ બહુમતી સાથે તમારા નેતૃત્વમાં ફરી એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બને એવી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में थे और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए ये कहा। इसलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी भरोसा मत करो, वो सपने दिखाते हैं। केजरीवाल वही बोलता है, बिल्कुल सच बोला उन्होंने कि मैं दंग हूं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पे भरोसा मत करो। जो भी आके कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा मत करना उसके ऊपर। जो कहे कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, इसलिए गुजरात में भी करूंगा, उस पे भरोसा करना, वो सही आदमी है। चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किसने पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है, उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस खत्म हो गई है और अब बीजेपी से सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी करेगी। ये वो समय है जब गुजरात की जनता को तय करना है कि किसने सपने दिखाए थे, किसने सपनों को पूरा किया, किसने सपनों को पूरा नहीं किया, कौन सपने दिखा रहा है, कौन सपनों को पूरा कर सकता है, कौन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। वैसे सपनों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सपने सच होते हैं, ड्रीम्स डू कम ट्रू। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर सपने देखोगे ही नहीं तो उसे सच करने के लिए आप मेहनत कैसे करोगे। और कुछ लोग कहते हैं कि सपने सपने होते हैं, हकीकत नहीं। तो गुजरात की जनता को तय करना है कि उनके हिसाब से क्या सच है, क्या सपना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है।
अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी संजय ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते हैं आगे, बात कर्नाटक की। बेंगलुरु में अतिक्रमण को उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे नोएडा में ट्विन टावर को उड़ाया गया। ये धमकी दी है कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने। बेंगलुरु में आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा। उधर सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने ही अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। किसी के भी समझ से परे होगा यह समझना कि किसी घर के बाहर लगे पानी के पाइप में किस तरह अतिक्रमण किया होगा। लेकिन कहीं पानी का पाइप तोड़ा गया तो कहीं घर के बाहर की 10 इंच की दीवार पर अतिक्रमण कर जो घर और अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उन्हें महानगर पालिका शायद छूना भी नहीं चाहती। जिनके घर की दीवार टूटी उनका बयान सुनिए। डायरेक्ट आके मार दिया है, सभी बिल्डिंग को वैसा ही मार रहा है। हम एक बात पूछ रहा हूँ सर, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी को उन लोग पहले क्यों नहीं ये फेंसिंग बना के रखा नहीं है? इधर कोई किसी का भी प्लान नहीं है मैडम, एक प्लान दिखा दीजिए। छोटे बड़े तकरीबन 1 दर्जन वीआईपी बिल्डर्स पर पूर्वी बेंगलुरु में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है, लेकिन कार्रवाई उधर दिखती नहीं। ऐसे में सवाल विधानसभा में भी उठा। मुख्यमंत्री ने माना कि अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है। ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ कर्नाटक सरकार के मुताबिक 2005 और इससे पहले जो सरकारें थी उसने 14 के आसपास झीलों पर लेआउट बनाने की इजाजत दे दी। इससे समस्या विकराल हो गई। 2005 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की साझा सरकार थी और इससे पहले एसएम कृष्णा की सरकार जो कि कांग्रेस सरकार थी। हालांकि ये अलग बात है कि पूर्वी बेंगलुरु के बाढ़ग्रस्त आईटी कॉरिडोर और इसके आसपास के इलाकों में निर्माण सबसे ज्यादा पिछले 15 सालों के दौरान हुआ। Before 2005, more than 12 to 15 lakes. 2005 से पहले 12 से 15 झीलों पर लेआउट बनाने की इजाजत दी गई थी और इस शहर की समस्या की सबसे बड़ी वजह यही है। That's also we are. Sir, are you going to take action against officials? Against officials, are you going to take action? महानगर पालिका का डेमोलेशन ड्राइव एक मजाक बनकर रह गया है। कहीं पेड़ तोड़े जाते हैं तो कहीं पानी की पाइप अतिक्रमण हटाने के नाम पर। आलीशान मकान ताजा डेमोलेशन ड्राइव की जद से फिलहाल बाहर दिख रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ एक बार फिर तेज बारिश हुई तो हालात इस शहर में काफी खराब हो सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे और भाई बात करते हैं लंपी वायरस की। इसके फैलाव को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर है उसकी बात करेंगे। 21 जिलों में इसका फैलाव हो चुका है। महाराष्ट्र में 43 मवेशियों की मौत हो चुकी है और अब महाराष्ट्र सरकार टास्क फोर्स और वॉर रूम की बात कर रही है। देखिए पूरी खबर सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। अहमदनगर जिले में लंपी वायरस से बीमार 277 मवेशी मिलने के बाद अब जिले भर में टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के कुल 21 जिलों के 338 गांवों में लंपी वायरस का कहर है। कुल 2664 मवेशी लंपी वायरस से पीड़ित हैं। अब तक 43 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। राज्य को अब तक 16,38,000 टीके मिले हैं और 5 लाख मवेशियों को टीका लग चुका है। नगर तहसील में 7 जगह अभी ये ईपी सेंटर खोले हैं। 7 जगह मतलब ये पशु बीमार पाए हुए हैं और सब जगह टीकाकरण चालू है। हमारे तहसील में करीब 14 पशु बीमार है, उसमें से 4 ठीक हुए हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है आज की तारीख में। और बाकी के जो पशु इलाज चल रहा है वो भी चारा मेरा सब कुछ खा रहे हैं, सब अच्छा है। और हमारे तहसील में गवर्नमेंट की तरफ से टीकाकरण चालू है। 20,000 लस प्राप्त हुई है। लंपी वायरस के मामले बढ़ने के बाद कई लोगों ने दूध का सेवन कम कर दिया है, जबकि सरकार के साथ ही किसान भी कह रहे हैं कि दूध का सेवन
हानिकारक नहीं है। कुछ ग्राहकों को ये डर है कि अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो क्या इससे हमें परेशानी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं होगा। जब दूध को उबाला जाता है सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। लोगों की मन में आशंका पैदा हो रही है कि वो जो दूध ग्राहक ले रहे उसको लिए कुछ तो भी बीमारी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको लिए बोल रहा हूँ, अभी डॉक्टर लोग भी बोलती है कि वो दूध खरीदने से कुछ भी आजार आपके लिए होने वाला नहीं। इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द सारे मवेशियों का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। इसके लिए टास्क फोर्स और वॉर रूम भी बनाया जा रहा है ताकि किसानों की मदद की जा सके। हमारे आयुक्त जो है एनिमल हस्बेंड्री के, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं कि वो बराबर 24/7 मॉनिटर करेंगे। एक वॉर रूम का भी हमने खोलने का, उसमें 24/7 हेल्पलाइन का भी हमने उसमें प्रावधान किया है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोई लोग कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक्सप्लॉइट करे सिचुएशन। तो निश्चित रूप में गवर्नमेंट बराबर उसके ऊपर ट्रैक कर रही है। ऐसे कोई गलत मैसेज जा रहे हैं या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कोई जो कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार, उनके खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में लंपी वायरस से जुड़े मामले बढ़ने के बाद अब सरकार की ओर से मुफ्त में टीकाकरण किए जाने की बात की जा रही है। सरकार के सामने जितनी बड़ी चुनौती लंपी वायरस को फैलने से रोकना है, उतनी ही बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले में फैल रहे अफवाहों को रोकना। अहमदनगर से सागर दुस्सल और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और 6 साल के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 384 आवश्यक दवाइयों की लिस्ट जारी की है। कुछ पुरानी हटाई गई हैं, कुछ नई जोड़ी गई हैं। सभी जगह इनकी उपलब्धता, अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत वाली जो ये दवाइयां हैं, बताया जा रहा है कि 80% बीमारियों का उपचार इनसे संभव होगा और इन दवाइयों की कीमत पर प्राइस कैपिंग भी होगी। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। जरूरी दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची। देश की 80% बीमारियों का इलाज इस नई सूची में शामिल 384 दवाइयों से मुमकिन है। पुरानी लिस्ट से 26 दवाएं हटाई गई हैं, जबकि 34 नई दवाइयों को इस बार शामिल किया गया है। इससे पहले 2015 में कुल 376 दवाएं लिस्ट में थी और 2011 की लिस्ट में 348 दवाएं। पेटेंट वाली दवाई भी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। देश में मंजूर और लाइसेंस वाली दवाएं ही इस लिस्ट का हिस्सा हैं। लिस्ट में मौजूद दवाइयों को 27 थेरेप्टिक कैटेगरी में बांटा गया है। ये 384 मेडिसिन जो ली गई है, वो जो देश में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी, तीनों को आने वाले दिनों में देश के स्वास्थ्य सेक्टर में एश्योर करेगी। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी। जो एनएलएम लिस्ट में आ गई मेडिसिन, उसकी प्राइस कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है। उन बीमारियों की दवाओं को इसमें शामिल किया गया है जो देश में आम लोगों की सेहत के लिहाज से अहम हैं। लेकिन कोरोना की दवाई इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि ट्रायल अब भी जारी है और कोविड की दवा फिलहाल इमरजेंसी यूज की लिस्ट में है। एनएलईएम अपने आप में एक अहम लिस्ट है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। गहन चिंतन मंथन के बाद की सूची स्वस्थ भारत की दिशा में एक और कदम है। कोशिश बीमारियों के इस दौर में दवाई को असरदार रखने की भी है और ख्याल इस बात का भी कि मरीजों पर कीमत का ज्यादा असर न पड़े। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।